नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा और आज कार्यक्रम में हम इन मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। मुद्दा नंबर 1, किस तरह से नीतीश को भारतीय जनता पार्टी कमजोर करते जा रही है और इस कार्यक्रम में मैं आपको बतलाने वाला हूं क्यों। मुद्दा नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी को मौत के घाट उतार दिया था, उसे अपना आदर्श क्यों नहीं मान लेती। ये दोहरे मापदंड क्यों, ये छुप छुप कर गोडसे भक्ति क्यों बीजेपी। और मुद्दा नंबर 3 जो आपके सामने होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली बिताई हमारे जवानों के साथ राजस्थान में लोंगेवाला में। मगर आज हमारा सवाल, जमीनी हकीकत क्या है। क्या वाकई सेना के कपड़े पहन लेने से आप यह साबित कर देते हैं कि वाकई सेना के हित आपके दिलों में हैं। ये तमाम बातें होंगी न्यूज चक्र में, लेकिन हम आगाज करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की छद्म गोडसे भक्ति से। दोस्तों, मैं आपके सामने शुरुआत करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, आपकी स्क्रीन पर यह है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता रमेश नायडू नगोठू का यह बयान। सुनिए बयान क्या कहता है। Today on his death anniversary, I salute Nathuram Godse with utmost gratitude, the true and one of the greatest patriot ever born in Bharat Bhumi। भारतीय जनता पार्टी का नेता क्या कह रहा है कि नाथूराम गोडसे भारत की सरजमी पर पैदा होने वाला एक महान देशभक्त था। वो शख्स जिसने कायरता से महात्मा गांधी की हत्या कर दी। और या तो अगर आपका इन विचारों में विश्वास रहता, आप उस पर अडिग रहते तो बात समझ आती। मगर इस नेता ने बाद में सावरकर आसनम करते हुए उसे हटा दिया, डिलीट कर दिया। जी हां, रमेश नायडू नगोठू ने अपने इस बयान को हटा दिया। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता या कहा जाए अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब से एक अपील करना चाहता हूं। नड्डा साहब, मैं जानता हूं कि गोडसे भक्ति का जो कीड़ा है अक्सर भारतीय जनता पार्टी के अंदर किलबिलाते रहता है। मैं आपसे अपील करता हूं कि देखिए, अगर तो आपकी गोडसे की विचारधारा में अगर आपका अटूट विश्वास है, तो मैं तो कहता हूं कि बीजेपी के दफ्तर के अंदर आपको नाथूराम गोडसे का सम्मान करना चाहिए। आप इस कदर डरे क्यों हैं। और यही नहीं दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन पर एक आर्टिकल है, यह है ऑल्ट न्यूज का एक आर्टिकल। ऑल्ट न्यूज ने अपने इस आर्टिकल के जरिए बताया है कि दर्जनों ऐसे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं जो बीजेपी में काम भी करते हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, और इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, ट्विटर पर इन्हें फॉलो करते हैं, और ये सब के सब गोडसे भक्त। मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा बीजेपी में जगह बनाने के लिए आपको गोडसे भक्त होना बहुत जरूरी है। जी हां, ये देखिए, यह बयान है भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की एक नेत्री हैं प्रीति गांधी, उनका बयान। उनका कहना है कि मेरा यह मानना है गांधी एक गाली की तरह है, काश मेरा नाम मोदी या गोडसे होता। यह बयान प्रीति गांधी ने डिलीट कर दिया है। अब प्रीति के साथ तो गांधी नाम जुड़ा हुआ है, अब उनके नाम को लेकर वो शर्मिंदा हैं। बात यहां नहीं रुकती। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, यह है भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है ना, उनके गुर्गों का हेड अमित मालवीय। इस आदमी ने इस बयान में यह तक कह डाला है कि कई जगहों पर हत्या जो है वो जायज है, और एक सोच के मुताबिक महात्मा गांधी की जो हत्या नाथूराम गोडसे ने की है वो जायज है। देखिए आदमी क्या कह रहा है। किसी ने उनसे कहा, अमित मालवीय को, कि कोई जरूरत नहीं थी सर किसी की हत्या करने की। तो इसके जवाब में क्या कहता है, Actually, there have been instances where killings have been deemed to be acceptable. Look up case laws. यह आदमी कोई और नहीं है, बीजेपी की आईटी सेल का हेड है। और यही नहीं, पश्चिम बंगाल के जो चुनाव होने वाले हैं ना, इसकी सहायक भूमिका होने वाली है। तो इस कदर के लोगों को, इस तरह के लोगों को महत्वपूर्ण पद दिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। यह है अमित मालवीय, बीजेपी आईटी सेल का हेड, और पश्चिम बंगाल के अंदर जो बीजेपी की तरफ से जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं, इस आदमी की सहायक भूमिका होने वाली है। जैसे मैंने कहा ना, अगर आपकी वाकई गोडसे में भक्ति है तो आप पूरे दमखम के साथ उसमें भक्ति बताइए। फिर यह विचारों की लड़ाई हो, गांधी बनाम गोडसे, मगर फिर
आप बयान दे देते हैं और फिर यू टर्न करके या सावरकर आसनम करके अपने बयान को हटा देते हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारतीय जनमानस में अपनी स्वीकार्यता चाहती है। वो जानती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोडसे को, यह कहा जाए भारत में कई लोग गोडसे को एक आतंकवादी ही मानते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मगर गांधी वो शख्स है जिसकी विचारधारा आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी हम गांधी पर बहस करते हैं, तर्क करते हैं। आज भी कई लोग हैं जो गांधी से नफरत करते हैं। यह गांधी की विचारधारा की जीत है। और इन चेहरों पर गौर कीजिए। नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, मार्टिन लूथर किंग, ये वो तमाम चेहरे हैं जिन्होंने विश्व के मानचित्र पर अपनी मौजूदगी दर्ज की और ये सभी गांधी को अपना आदर्श मानते हैं। कोई भी गोडसे को अपना आदर्श नहीं मानता। एक कायराना हरकत के लिए आखिर कौन किसे आदर्श मान सकता है? बीजेपी के साथ धर्म संकट यह है कि गोडसे चूंकि हिंदू महासभा से जुड़ा हुआ था, महात्मा गांधी की हत्या में कहीं ना कहीं एमएस गोलवालकर का नाम भी जुड़ रहा था, तो वैचारिक स्तर पर वो गोडसे के साथ जुड़ती पाई जाती है। स्वतंत्रता संग्राम में देखिए ना, आरएसएस का एक भी नेता नहीं देखा जाता। उल्टा आप जानते हैं कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो आरएसएस ने अंग्रेजों का साथ दिया था। यह आईना लगातार आरएसएस को उनके चेहरे पर दिखाया जाता रहा है। मगर उस वक्त भी महात्मा गांधी ने कभी भी आरएसएस को देशद्रोही नहीं कहा था, जैसे आज की तारीख में बीजेपी हर किसी को देशभक्त और देशद्रोही का तमगा देती रहती है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर प्रधानमंत्री इस कदर के गोडसे भक्तों को क्यों फॉलो करते हैं, उसकी मैं आप वजह बताना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपनी जिंदगी में एक ही किताब लिखी है और वो किताब आधारित है एमएस गोलवालकर पर। और अगर आप एमएस गोलवालकर की भूमिका 1947 और 48 में देखें, और इस बात का जिक्र रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब में बहुत खूबसूरती से किया है। 1947 से 1948 के बीच, यानी कि महात्मा गांधी की हत्या से करीब 1-1.5 साल पहले, एमएस गोलवालकर और उनकी विचारधारा से जुड़े लोगों ने महात्मा गांधी के खिलाफ एक बहुत ही घटिया, वाहियात और झूठा प्रोपेगेंडा चलाया था। महात्मा गांधी के बारे में न जाने कितनी अफवाहें फैलाई थी, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे आज की तारीख में बीजेपी आईटी सेल कई लोगों के खिलाफ अफवाहें चलाता है, मानो इन्हें एमएस गोलवालकर से जो है शिक्षा मिली हो। यह बात सिर्फ रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब में नहीं की, दिल्ली पुलिस ने बाकायदा इस बात का जिक्र जो है उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में किया है, जिसका जिक्र नाथूराम गोडसे ने किया था। और इस बात पर मैंने एक कार्यक्रम भी किया था आज से कई महीनों पहले। भारतीय जनता पार्टी का यही धर्म संकट है। और आज मैं बीजेपी से यही तो अपील करना चाहता हूं कि देखिए, अगर आपका विश्वास है गोडसे में तो पूरी तरह से विश्वास कीजिए। इस तरह से कायरों की तरह पीछे दरवाजे से गोडसे भक्ति ना करें, दम दिखाइए। और अब न्यूज चक्र में बारी है नीतीश के धर्म संकट की, या यह कहा जाए किस तरह से नीतीश कुमार अपनी इस चौथी पारी में कमजोर होते दिख रहे हैं। बिहार में चुनाव खत्म हो चुके हों, एनडीए जीतकर सामने आ चुकी हो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाए जाने वाले हैं, मगर यकीन मानिए बिहार के चुनावों में उथल पुथल लगातार जारी है और दोनों मोर्चों में जारी है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम कौन, हमारे सुशील मोदी जी, उनका यह बयान क्या कहता है। इस बयान में उनका दर्द छिपा है और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भाजपा और संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता। और कीजिए, कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता। दरअसल सुशील कुमार मोदी को अब डेप्यूटी सीएम नहीं बनाया जाएगा और बिल्कुल जय वीरू की जोड़ी थी नीतीश कुमार और सुशील मोदी के बीच में। यही नहीं, जब आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जो हैं वो लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए थे 2015 के चुनावों में, तब भी सुशील मोदी के मुंह से नीतीश कुमार के लिए कभी कोई अपशब्द नहीं निकले। ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं
और अब नीतीश कुमार के जो सबसे बड़े हमराज हैं, सबसे बड़े दोस्त हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें डेप्यूटी सीएम के पद से हटा दिया गया है। तो सुशील कुमार मोदी को जहां डेप्यूटी सीएम के पद से हटा दिया गया है, उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी के ये दो चेहरे डेप्यूटी सीएम बनने वाले हैं। और वो कौन लोग हैं? एक हैं आपकी स्क्रीन पर, ये हैं रेणु देवी, और दूसरे हैं तारकिशोर प्रसाद, जिन्हें लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर बनाया गया है। यानी कि नीतीश कुमार का साथ जिस शख्स के साथ एक अरसे तक था, उन्हें हटा दिया गया है। और सुशील कुमार मोदी के इस बयान में उनका दर्द भी दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का दमखम खुलकर बोलेगा। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक एक बात को सुनना पड़ेगा। एक तरह से कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार की इस चौथी पारी में उनके हस्ताक्षर नहीं होंगे, उनका प्रतिबिंब नहीं होगा, उनका अक्स नहीं होगा। इस बार बिहार में अगले 4 या 5 साल अगर ये सरकार चल जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी का ही दमखम दिखाई देगा। सुशील कुमार मोदी को हटा दिया गया है, ये दो चेहरों को सामने लाया गया है, और यकीनन नीतीश कुमार इस बात से असहज दिखाई देते हैं। मगर क्या यह कहा जा सकता है कि इस वक्त महागठबंधन में ऑल इज वेल? जी नहीं। कांग्रेस की भूमिका को लेकर जबरदस्त उथल पुथल सामने उभर कर आ रही है। और आपके स्क्रीन पर यह आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी, इन्होंने करारा हमला बोला है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर। ये क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। पहला बयान जो इन्होंने एएनआई को इंटरव्यू में कहा है, कांग्रेस महागठबंधन के लिए एक बेड़ी बन गई थी। उन्होंने 70 उम्मीदवारों को मैदान में तो उतारा, मगर 70 रैलियां तक नहीं की। राहुल गांधी सिर्फ 3 दिनों के लिए आए, प्रियंका गांधी तो आए ही नहीं। और उन लोगों को बिहार में भेजा गया जिन्हें बिहार के बारे में कुछ नहीं पता। और यहां पर जाहिर सी बात है, निशाना इस शख्स पर था, शक्ति सिंह गोहिल, जो कि कांग्रेस की तरफ से बिहार में एक अहम किरदार निभा रहे थे। शिवानंद तिवारी यहां नहीं रुकते, वो आगे ये भी कहते हैं, कांग्रेस सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतारने में विश्वास करती है। यह बात अलग है कि वो अपने कैंडिडेट्स को जितवा भी नहीं पाती है। करारा हमला बोला है। यही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी पर यह कहते हुए हमला बोला है कि राहुल गांधी को जहां सक्रिय होना चाहिए था, यानी कि बिहार की पृष्ठभूमि में, मगर वो शिमला जाकर अपनी बहन के साथ छुट्टियां मना रहे थे। आपको याद होगा दोस्तों, जब बिहार के चुनाव चल रहे थे, तो उस वक्त मैंने कहा था कि बिहार के चुनावों में कोई भी काम आधे अधूरे मन से नहीं हो सकता। आपको पूरी ऊर्जा के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। राहुल गांधी मैदान में तब उतरे थे जब प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों का सिलसिला शुरू किया था। मगर राहुल गांधी एक बात भूल जाते हैं कि जब प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे होते हैं, तो उनकी एक एक रैली के एक एक शब्द को मीडिया दिखाता है। प्रधानमंत्री की रैलियों में लाखों रुपए खर्च करके लोगों को लाया जाता है, यानी कि जबरदस्त काम होता है। राहुल गांधी, आपको यह बात समझना होगा कि मुख्य धारा की मीडिया वैसे भी आपके खिलाफ है, और अगर आप मैदान में ऊर्जा नहीं दिखाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे जिस तरह की मेहनत तेजस्वी यादव ने की थी, तो आप परिणामों की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए न सिर्फ एनडीए में बल्कि महागठबंधन भी कहीं ना कहीं दो फाड़ होता नजर आ रहा है। और कांग्रेस के लिए धर्म संकट और भी कठिन है, क्योंकि एक बार फिर कपिल सिब्बल ने यह बयान दिया है जो आपके स्क्रीन पर है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर, कि कांग्रेस का नेतृत्व मुद्दों को नहीं उठा रहा है। इन पोल्स के नतीजे, इन चुनावों के नतीजे यह बतला रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो लोगों की पसंद नहीं है। एक बार फिर कपिल सिब्बल ने यह मुद्दा उठाया है। आज मेरा यह सवाल कि क्या कपिल सिब्बल जैसे नेता या शशि थरूर जैसे नेता इन मुद्दों को जो उठा रहे हैं, क्या एक बार फिर उन्हें दरकिनार कर दिया जाएगा या इन मुद्दों को उठाया जाएगा? मगर हकीकत यह भी है, अगर शिवानंद तिवारी के बयान को एएनआई, सरकारी मीडिया एएनआई इस कदर अहमियत दे रही है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का मीडिया मैनेजमेंट भी है।
क्योंकि वो चाहता है कि इस वक्त एनडीए के अंदर जो अंतर विरोध हैं बिहार के अंदर, उससे लोगों का ध्यान हटाया जाए। इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि मीडिया पर जोर लगा रहे हैं, उन पर प्रेशर डाल रहे हैं कि कांग्रेस को लेकर आरजेडी के नेताओं की तरफ से ये जो बयान सामने उभर कर आ रहे हैं, उन बयानों पर तवज्जो दी जाए। मगर एक बात हकीकत है, जो बातें शिवानंद तिवारी कह रहे हैं, इस वक्त आरजेडी में अधिकतर नेता इस बात को महसूस करते हैं। और यही नहीं, कांग्रेस के कई नेता भी जो इस वक्त बिहार में हैं, वो भी इस बात को महसूस करते हैं कि जिस ऊर्जा के साथ कांग्रेस को इन चुनावों में उतरना चाहिए था, वो नहीं उतरे। और अब न्यूज चक्र में हमारा तीसरा विषय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सैनिक प्रेम। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली मनाने पहुंचे सैनिकों के साथ। इस बार राजस्थान में लोंगेवाला में थे। ये देखिए तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों की लिबास में, चेहरे पर मास्क भी है। अब देखिए यहां पर टैंक से किस तरह से वो उजागर हो रहे हैं, टैंक में खड़े हुए हैं। यहां देखिए किस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं वो सैनिकों को। ये सब बहुत सही है, मगर आज मेरा आपसे एक सवाल। हिंदू की इस खबर के मुताबिक चीन अब भी भारतीय जमीन के करीब 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा किए हुए है। बात यही नहीं रुकती, कई मीडिया की खबरें इसे 300 स्क्वायर किलोमीटर बता रहे हैं। अब एक और खबर देखिए जो कि एनडीटीवी की है, जो आपके स्क्रीन पर है। इस खबर के मुताबिक चीन इस वक्त सर्दियों से पहले डोकलाम में नए टनल्स बना रहा है, सुरंगें बना रहा है, और उन्होंने बाकायदा ये तस्वीरें भेजी हैं। देखिए इस तस्वीर में अगस्त 2019 में क्या हालात थे और अब अक्टूबर 2020 में क्या हालात हैं। आप जानते हैं कि इसी मंच पर ही नहीं बल्कि अन्य मंचों पर मैंने आपके सामने कई शोज किए हैं कि डोकलाम में जो भारतीय सैनिकों और चीन के सैनिकों के बीच में संघर्ष हुआ था, जो 73 दिनों तक चला था, उसके बाद भोली भाली जनता को हमारी मीडिया ने यह बताया कि हमने चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया था। मगर उसके बाद बाकायदा इस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आई थी, सैटेलाइट इमेजेस सामने उभर कर आए थे कि चीन ने, डोकलाम ने अपनी मौजूदगी को और भी पुख्ता कर लिया है, और भी मजबूत कर दिया है। उसने बाकायदा तोरसा नाले तक सड़कें बना ली हैं। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये सैटेलाइट इमेजेस से ये सामने उभर कर आया था। कई डिफेंस के जानकारों ने ये बातें सामने लिखी हैं। और सबसे बड़ी हकीकत, चीन के साथ हुए संघर्ष में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे। इतनी बड़ी शहादत, इतनी बड़ी तादाद में चीन के साथ संघर्ष में हमारे सैनिक नहीं मारे गए, मगर ये उस वक्त मारे गए जब एक ऐसा शख्स देश का प्रधानमंत्री है जो त्योहारों में सैनिकों के साथ मिलता है, उनके साथ वक्त बिताते हैं वो, मगर हकीकत उससे बहुत दूर है। तो न्यूज चक्र में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।